नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के हाजिर हो चुके हैं आरपीएफ कांस्टेबल तथा एसआई परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। साथियों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 होगा, यानी कि आज हम रीजनिंग का 20वें नंबर का प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 19 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जा कर के देखिएगा, वहाँ पर भी हमने रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवाया है। साथियों, बात करते हैं आज की इस क्लास की, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को जानेंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें बोला है अंग्रेजी, लैटिन और मलयालम। प्यारे साथियों, 3 शब्द दिए गए हैं, इनके बीच में हमें सही वेन आरेख ज्ञात करना है। क्या जानेंगे हम? इसके बारे में सही वेन आरेख जानेंगे। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, जिसमें लिखा है निम्न प्रश्न में अगली आकृति क्या होगी। प्यारे साथियों, यहाँ पर 4 आकृतियाँ आपको दी जाएंगी एक प्रश्न में, और उसके 4 विकल्प होंगे, और उनमें से हमें ज्ञात करना है कि इसके लिए सही उत्तर क्या बनेगा। तो साथियों, चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास को। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि प्यारे दोस्तों, अभी भी अपने चैनल पर 64% ऐसे साथी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ यार, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस तरह की यदि निरंतर क्लासेस चाहते हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। और आपको बता दें, यदि आप लोग प्यारे साथियों इसका PDF चाहते हैं तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है आप टेलीग्राम पर पहुँच जाएंगे, आपको PDF मिलेगा, ठीक है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर क्या होगा। कहा गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित, क्या बोला है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो संबंध है वो बोला गया है कागज का जो संबंध है किससे दे रखा है प्यारे दोस्तों, पेंसिल से दे रखा है। किससे? पेंसिल से। और हमें बताना है प्याला का संबंध किससे हो जाएगा। किसके बारे में पूछा है प्यारे साथियों? प्याला के बारे में पूछा गया है। तो देखो, जिस प्रकार हम कागज पर पेंसिल का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका हम प्याला पर प्रयोग करते हैं। बताओ, पेय का प्रयोग करते हैं, तस्तरी का प्रयोग करते हैं, चीनी मिट्टी का, या फिर चाय का। जल्दी से बता दीजिए साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। तो बताइए साथियों, आपके अनुसार इसका उत्तर क्या आएगा। देखो, एक और इसका लॉजिक है, उस लॉजिक को समझ लेते हैं। कहा गया है, क्या बोला है, कागज और पेंसिल एक तरफ हैं। एक मिनट गौर से देखिए, कागज और पेंसिल एक तरफ हैं और प्याला के साथ में क्वेश्चन मार्क है। तो हम कह सकते हैं साथियों कि जो कागज है और पेंसिल है, क्या कह सकते हैं, ये जो कागज और पेंसिल हैं स्टेशनरी की वस्तुएं हैं। किसकी हैं साथियों? कागज और पेंसिल स्टेशनरी की वस्तुएं हैं। वहीं पर हम प्याला के साथ साथ में बात कर लेते हैं तस्तरी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं साथियों? तस्तरी के बारे में। तो ये दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आते हैं प्यारे दोस्तों? ये दोनों के दोनों बर्तन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। जिस प्रकार से ये दोनों कागज और पेंसिल किस में आते हैं साथियों? आप बोलेंगे सर स्टेशनरी में आते हैं। उसी प्रकार जो हमारा प्याला और तस्तरी है, ये बर्तन में आ जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, आरपीएफ ने 2019 में पूछा गया प्रश्न है, उसने जो उत्तर माना है वो प्यारे साथियों तस्तरी माना है, ठीक है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें साथियों बोला गया है निम्नलिखित में को प्रतिस्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से चिन्हों के किस समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए। देखो, यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गई है। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, निम्नलिखित में स्टार को, यहाँ पर जो स्टार चिन्ह आए हैं ना, तो यहाँ पर स्टार चिन्ह मिस है। स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए कौन से समूह का प्रयोग करें ताकि हमारा उत्तर सही हो जाए। चलिए, तो इससे पहले सबसे पहले इसको अलग से लिख लेते हैं। 34 है, स्टार को छोड़कर लिखेंगे 6 आएगा, 6 को छोड़ करके लिखेंगे 2 आएगा। बराबर में प्यारे दोस्तों देखेंगे 5 है, उसके बाद स्टार छोड़ करके फिर 5 है, और उसके बाद में फिर छोड़ेंगे तो 21 है। तो प्यारे दोस्तों एक एक विकल्प को देख लेते हैं। पहला देखेंगे, इसके बाद यहाँ पर गुणा है, दूसरे में यहाँ पर भाग है, और यहाँ पर माइनस है। तो प्यारे साथियों देखो, ये हो जाएगा 34 और 6 दूनी 12, तो 34 12 होता है 46। और भैया यहाँ पर देखोगे तो 5 का भाग लगेगा, ये 1 बचेगा, माइनस का 21, तो भैया ये तो माइनस का 20 बचेगा, बराबर होगा ही नहीं। इसका मतलब हमारा पहला वाला जो विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं बन सकता।
क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो आपका सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहला वाला हम यहाँ पर गलत कर देते हैं। अब दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा वाला गुणा है। भैया गुणा लगाओगे, 34 छक्के कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 34 गुणा 6 करते, 6 चौके 24, 6 तिया 18, 2 20, लगभग 204 के आसपास आएगा। और 204 में -2 करेंगे तो ये 202 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बराबर में यहाँ पर भाग है, फिर से आया है। भाई भाग फिर से आया, वो तो एक ही बचेगा, तो फिर से गड़बड़ आ जाएगी। फिर से गड़बड़ आ जाएगी, तो ये वाला भी लॉजिक हमारा नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। अब तीसरा देखो, इसमें भाग लगाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। तो मुझे बताओ क्या साथियों, 6 का भाग 34 में जाता है? 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, 6 के भाग में 34 तो आता ही नहीं है। तो ये वाला विकल्प भी हमारा क्या है? गलत है, तीसरे नंबर का। अब चौथे नंबर का प्यारे साथियों बच रहा है। तो इसको देखो, पहली बार में प्लस, यहाँ पर गुणा, और अगली बार में यहाँ पे गुणा और यहाँ पर प्लस। ठीक है, इस तरह से। अब इनको जब करेंगे बोर्ड मास से, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, तो दोस्तों यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा, और दोस्तों प्लस में हमारा 34 होगा। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। और यहाँ पर देखोगे तो 55 25 हो जाएगा, और प्लस में हमारा 21 होगा। भाई इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ो, जैसे ही आप जोड़ोगे ये हमारा 46 हो जाएगा, और 25 1 26 20 46 ये भी हो जाएगा। तो साथियों आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर आएगा विकल्प नंबर 4। क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का जो उत्तर होगा वो साथियों विकल्प नंबर 4 होगा। इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि 46 बराबर 46 हमारा विकल्प नंबर 4 के अनुसार आया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। कहा गया है साथियों, यदि शब्द कॉन्साइंस कह रहा है, क्या बोला है? यदि शब्द कॉन्साइंस के दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रम में किया जाता है तो निम्नलिखित में से बाएं छोर से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों गौर से देख लेते हैं। सबसे पहले कोसाइंस को लिख लेते हैं। क्या लिखा है? कॉन्साइंस, CO, एक मिनट, क्या लिखा है? CO, उसके बाद N है, उसके बाद SCI, उसके बाद क्या हो जाएगा? EN और CE। ठीक है, ये कॉन्साइंस हमारा हो जाएगा। SCIENCE, CONSCIENCE। ठीक है, इस तरह से कॉन्साइंस हो जाएगा। अब देखो, इसको दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रम करना है, तो सबसे पहले देखो कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल साथियों 10 लेटर हैं। अगर इसमें 10 लेटर आए हैं तो मुझे एक बात बताओ, इसके 5-5 के 2 पेयर बनेंगे, 5-5 के, और दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रम में लिखना है। व्युत्क्रम का मतलब है पहला तो एज इट इज रखना है, CON, उसके बाद क्या हो जाएगा? S, फिर C। ठीक है, एक मिनट, मैंने क्या कर दिया? S और C, एक मिनट यार। ठीक है, ये हमारा CONSC हो गया। इसके बाद दूसरे वाले को हमें व्युत्क्रम करना है, तो दोस्तों यहाँ पर E से शुरू करेंगे। E हो जाएगा, E के बाद क्या है? E के बाद C है, फिर N है, फिर E है। ठीक है, E हो गया, और इसके बाद में लास्ट में क्या बचेगा? एक मिनट, इसको E को दोबारा से सही बनाते हैं, एक मिनट यार। ये हमारा E हो गया, और उसके बाद में लास्ट में I। देखो मैंने इस वाले भाग को व्युत्क्रम करके लिख दिया, यानी उल्टा करके, ECNEI। ठीक है, इस तरह से हमने किया। अब दोस्तों उसने बोला है कि बाएं छोर से, क्या बोला है? लेफ्ट से। प्यारे साथियों कहाँ से? लेफ्ट से, छठवें अक्षर के राइट, यानी कि दाएं, राइट तीसरा बताना है। प्यारे दोस्तों गौर से देखो, लेफ्ट से पूछा है ना, अर्थात जो दिशाएं होती हैं कुछ इस प्रकार से होती हैं स्क्रीन में। देखो ये हमारी दाएं दिशा होगी, कौन सी? दाईं, जबकि ये हमारी बाईं दिशा होगी। एक मिनट यार, यहाँ पर हमारी कौन सी दिशा हो जाएगी? बाईं दिशा हो जाएगी। प्यारे दोस्तों दाईं को बोला जाता है राइट, लेफ्ट को बोला जाता, जो बाईं होती है उसको बोला जाता है लेफ्ट। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो देखो इसने क्या बोला है, सीधा सीधा सा समझ लो प्रश्न को। कह रहा है जो हमारा दाएं छोर से, क्या बोला है? एक मिनट, निम्नलिखित में से बाएं छोर से छठवें अक्षर, यानी कि लेफ्ट से छठवें के दाएं तीसरा अक्षर, के राइट तीसरा अक्षर बताना है। तो भैया ऐसी स्थिति में तो हम दोनों को जोड़ते हैं जब अपोजिट आते हैं। तो पहले वाले से पकड़ेंगे, लेफ्ट से 9वां बताना है। कहाँ से? लेफ्ट से 9वां। प्यारे साथियों लेफ्ट दिशा मतलब ये वाली, यहाँ से 9वां बताना है। तो आप बता सकते हो? आप बोलेंगे हाँ सर। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां और 9वें की बात करेंगे तो 9वें नंबर पर ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों? ई आएगा, और ई हमें विकल्प नंबर 1 में दे रखा है। ये हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। प्यारे दोस्तों बोला गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। चलिए हम पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है भैया? सबसे पहले लिखा है ई। एक मिनट यार, सबसे पहले लिखा है सी, फिर ई, फिर डी है, फिर एच है। इसका जो संबंध है साथियों, इसका जो संबंध है वो किससे है? आप बोलेंगे सर इसका जो संबंध है वो एच से है, फिर डी से है, फिर ई से है, फिर सी से है। तो गौर से देखो इसका लॉजिक क्या है। प्यारे साथियों इनका जो लॉजिक है कुछ इस प्रकार से है। एज इट इज लेटर लिखे गए हैं।
अंदर का अंदर बाहर का बाहर, ये एज इट इज़ आपके सामने लेटर लिखे गए हैं। तो भैया यही लॉजिक हम कहाँ पर लगाएंगे, यही लॉजिक अपने इस वाले में लगाएंगे। कहाँ पर, पहले तो क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद में एक मिनट यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, बॉक्स। तो इसमें हम कुछ रख देते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ ये आधा भाग हमारा यहाँ पर आ जाएगा। जो लेटर दिए गए हैं कौन कौन से दिए गए हैं, तो भैया आप बोलेंगे पी दिया है, एन दिया है, उसके बाद आर दिया है और वी दिया है। और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मतलब पहला वाला पद ज्ञात करना है इनमें से, इसमें से पहला पद ज्ञात करना है। अगर इसको दो भाग में बांट रहे हम, पहला भाग तो हमने ज्ञात कर लिया। क्या क्या लॉजिक है इसका, लॉजिक तो ये वाला बना, यानी कि लेटर की हेरा फेरी हो रही है, अंदर का अंदर बाहर का बाहर। तो मैं कह रहा हूँ भैया इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं ना, पी अपना यहाँ पर आ जाएगा, एन को देखते हैं कुछ यहाँ से, एन हमारा इस तरह से आ जाएगा, आर को देखते हैं तो साथियों आर हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और वी को देखेंगे तो वी हमारा इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि वी, आर, एन और पी। अगर इसको हम देखेंगे तो हम दोस्तों इसको इस प्रश्न के अनुसार, इस लॉजिक के अनुसार यहाँ पर पी, एन, आर, वी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वी आर से शुरुआत होनी चाहिए साथियों, वी आर से शुरुआत होगी तो विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आई होप प्रश्न आप समझ रहे होंगे। लॉजिक क्या है आपके सामने मैंने आपको बता दिया, अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ भैया। कोडिंग ब्लड रिलेशन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों बोला गया है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की माँ है, और ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है। प्यारे दोस्तों गौर से अगर आप देखें, यहाँ जो भी अर्थ दिए गए हैं, जो भी हमें अर्थ अनर्थ करने हैं, वो सारे के सारे प्यारे साथियों पहले वाले का संबंध दूसरे से बता रहे हैं। यानी कि ए बी में ए पहले है तो ए आगे वाला पीछे वाले बी का भाई है, ए माइनस बी आगे वाला ए पीछे वाले बी की बहन है, ए क्रॉस बी यहाँ पर क्या है, आगे वाला ए पीछे वाले बी की माँ है, ए डिवाइड बी में आगे वाला ए ही हमारा पीछे वाले बी का पिता बन रहा है। तो इस तरह से हमारा लॉजिक चल रहा है। तो भैया यही लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे। कहाँ पर, ये जो हमें इतना सा दे रखा है संबंध, ये व्यंजक दे रखा है ना, व्यंजक का नाम क्या है, आप बोलेंगे सर पी है, पी के बाद डिवाइड क्यू है, क्यू के बाद माइनस आर है, आर के बाद माइनस एस है। तो इस तरीके से अब देख लो साथियों, सबसे पहले डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है ए डिवाइड बी में आगे वाला पीछे वाले का पिता है। तो मैं कह रहा हूँ ये जो पी है प्यारे साथियों गौर से देख लो, ये जो पी है ये पिता है किसका, पीछे वाले क्यू का। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, ये हमारा पिता हो जाएगा पीछे वाले क्यू का। इसके बाद माइनस आया है भैया, माइनस आया है तो माइनस में उसने बोला था आगे वाली जो है, एक मिनट यार, ये देखो माइनस में क्या बोला, आगे वाली पीछे वाले की बहन है। तो मैं कह रहा हूँ ये जो आगे वाला है, आगे कौन है इसमें, इन दोनों में आगे कौन है, क्यू है। तो आप बोलेंगे हाँ सर क्यू है, क्यू बहन हो जाएगी पीछे वाले आर की। उसके बाद फिर से माइनस, तो इसमें भी आर बहन हो जाएगी पीछे वाले एस की। प्रश्न में पूछा है पी का एस से क्या संबंध है, भैया पी का एस से लगा है एस के साथ, तो एस क्या बोलेगा, एस बोलेगा मेरी बहन और मेरे बहन के पिताजी अर्थात मेरे भी पिताजी। ये कौन हो जाएंगे, बहन के पप्पा तो मेरे पप्पा। भैया पापा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्या होगा, पिताजी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3। आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, कोडिंग ब्लड रिलेशन इसको बोला जाता है, ब्लड रिलेशन का ही एक पार्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को दिया गया है। बोला गया है एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। प्यारे दोस्तों सबसे पहले हमारे पास 18 है। ठीक है, 18 के बाद में हमारे पास साथियों 22 है, 22 के बाद में हमारे पास क्या है, 21 है। ठीक है, 21 के बाद में साथियों क्या है, हमारे पास मिल जाएगा आपको 20। ठीक है, 20 के बाद में क्या है, 20 के बाद में साथियों 24 है, 24 के बाद में क्या है, 18 है। और भैया अगला क्वेश्चन मार्क, बता दो इसमें सही उत्तर क्या होगा। साथियों गौर से देखो, जब भी ऐसी श्रृंखला आएगी आप लोगों के सामने तो आप क्या करेंगे, भैया गौर से देखो, एक छोटा पद फिर बड़ा पद, फिर छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, इस तरह से एक घट रहा एक बढ़ रहा, ये गड़बड़ कर रहा है भैया। तो मैं ऐसे प्रश्न को अल्टरनेट सॉल्व करता हूँ। कैसा अल्टरनेट, एक पद को छोड़ करके एक पद का संबंध। ठीक है, एक पद को छोड़ करके एक पद का संबंध बताओगे। 18 में 3 जोड़ दो 21 हो जाएगा, 21 में 3 जोड़ दो 24 हो जाएगा, और अगला एक को छोड़ करके 3 जोड़ोगे तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 27। इस बात को याद रखेंगे। देखो यहाँ से फिर से समझ लो, 20 में आपका 2 घटेगा, उसके बाद एक मिनट, 22 में 2 घटा तो 20 बचा, और 20 में आपका फिर से 2 घट जाएगा
तो प्यारे दोस्तों 18 बचेगा। ऊपर का लॉजिक अलग है, नीचे का लॉजिक अलग है, और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो प्यारे साथियों 27 होगा। क्या होगा साथियों? 27 होगा, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। कहा गया है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म का चयन कीजिए। प्यारे दोस्तों गौर से लॉजिक देख लेते हैं। 5, 8, 17, 32, 19, 38 और 21, 40। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 5 का 8 से जो संबंध है वो कुछ इस प्रकार से है। क्या है? गुणा 2 माइनस 2 पहली संख्या में करेंगे। 5 का जैसे हमने गुणा 2 किया 10 हो जाएगा, ठीक है, और 10 में से माइनस 2 कर दिया तो 8 बचेगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो 5 का कैसे संबंध है? गुणा 2 माइनस 2 का। उसी प्रकार यहाँ पर 17 का 32 से देख लो भैया, 17 का 32 से भी यही संबंध है। 17 दूनी 34 होता है, गुणा 2 करेंगे और माइनस का 2 कर देंगे तो 32 बच जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखो, 19 का संबंध किससे है भैया? 38 से है। 19 का 38 से है तो ये तो केवल गुणा 2 का है भैया, ये तो माइनस 2 हो ही नहीं रहा। 19 दूनी 38 ही होता है, हमने देखा है। अब देखो 21 का किससे है भैया? 40 से है। क्या है भैया? गुणा 2, 21 दूनी 42, 42 में से 2 जाएगा तो 40, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो विषम क्या बताओगे? विकल्प नंबर 3 को बताओगे, चूंकि इसमें केवल और केवल गुणा 2 हो रहा था, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आई होप प्रश्न आप समझ रहे होंगे, या मैं ही पढ़ते जा रहा हूँ, जल्दी से बताते भी जाओ भाई, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है, क्या बोला गया है? एक पासा 1 से 6 तक, क्या बोला है साथियों? एक पासा 1 से 6 तक संख्यांकित है, कौन सी संख्या 1 के विपरीत होगी? प्यारे दोस्तों ये रहा 1, इसके विपरीत में बताना है। तो प्यारे साथियों एक बार गौर से समझेंगे। क्या समझेंगे? देखो मैंने बताया है आप लोगों को, 1 के साथ में जो दिख रहा है, 1 का अगर अपोजिट पूछा है तो इसके फलक पर जो दिख रही है संख्या वो अपोजिट होंगी नहीं। अर्थात 3 अपोजिट नहीं है, 4 अपोजिट नहीं है। 3 अपोजिट नहीं है, 4 अपोजिट नहीं है, तो देखो एक तो ये गलत हो गया। अब भैया 3 विकल्प हमारे पास बचे, तो इसको हम बेसिक बताते हैं आप लोगों को, ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर नहीं चलेगा। तो मैंने कहा ऐसे 2 पासे पकड़ो, जैसे मैं कह रहा हूँ पासा नंबर 1 है, पासा नंबर 2 है और पासा नंबर हमारे पास 3 है। तो मैं पहले 2 को पकड़ता हूँ। पहले 2 में देखोगे आप लोग 3 और 4 ये है और 3 और 4 ये है, तो आप यहाँ से सीधा सीधा कह सकते हो बची हुई संख्याएं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। जब 2 नंबर कॉमन मिल जाते हैं तो बची हुई संख्याएं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो विकल्प नंबर 4 होगा, इस बात को याद रखेंगे, जिसमें 5 नंबर दिया है। 1 का अपोजिट क्या हो गया प्यारे साथियों? 5 हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, ये आपका एकदम सटीक जवाब बनेगा। चलिए अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है निम्नलिखित 1, 2, 3, 4 छायांकित छवियों में से कौन सी दी गई श्रृंखला की अगली छवि होगी? प्यारे दोस्तों ये 4 छवियां आपको दे रखी हैं, इनमें से आपको बताना है ऐसी कौन सी छवि है इसकी अगली छवि होगी। देखो साथियों गौर से देखो, ये नंबर 1 अगर मैं इसको कहता हूँ A और इसको कहता हूँ प्यारे साथियों B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, और हमें अगली E ज्ञात करनी है। कौन सी ज्ञात करनी है? आप बोलेंगे सर E ज्ञात करनी है। E के लिए हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक बॉक्स, और एक बॉक्स में हमें एक सर्कल भी बनाना पड़ेगा, और इस सर्कल को कुछ 8 भागों में बराबर बांटना भी तो है मेरे भाई। क्या करना है? इनको 8 बराबर भागों में बांटना भी है। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है बांट देते हैं। चलिए भैया बांट देते हैं हम लोग इसको। चलिए बांट दिया मैंने, ठीक है, क्या कर दिया मैंने? इनको बांट दिया। अब गौर से देखो, अगर आप ए नंबर को देखेंगे प्यारे साथियों, 1 भाग क्या है? डार्क हुआ है। बी नंबर में 2 भाग डार्क हुआ है। 3 नंबर में 3 भाग डार्क हुआ है सी नंबर में, और डी नंबर में 4 भाग डार्क हुआ है। तो ई नंबर में हमारा 5 भाग डार्क होना चाहिए। कितना? 5 भाग डार्क होना चाहिए, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन भाई यहाँ पर एक समस्या आ गई। समस्या क्या है? पहले ये वाला भाग डार्क था और उसके बाद ये डार्क हुए 2, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 1 को छोड़ दिया तो ये दोनों के दोनों डार्क कर दिए उसने, ठीक है। इसके बाद अब इनमें क्या किया? 1 मिनट, इनमें से 1 छोड़ दिया, 1 छोड़ दिया तो ये 1, 2, 3 डार्क कर दिए। इसके बाद प्यारे साथियों अब क्या किया गया है? अब किया गया है कि यहाँ पर ऊपर का 1 छोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 डार्क कर दिए। तो अब की बार में भैया जो होगा वो यहाँ पर छूटेगा, ये वाला छूट जाएगा, और यहाँ से एक डार्क ये होगा। देखो गौर से मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक तो ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, उसके बाद 5वां यहाँ पर होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा डार्क एरिया दिखाई देगा हमें, कुछ इस तरीके का, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आई होप आप लोग समझ पाएँ इसको। इस तरह का एरिया हमारा हमें डार्क दिखना चाहिए, इस तरह का, इतना इतना सा एरिया। अगर इतना इतना सा एरिया डार्क दिख रहा है तो आप बोलेंगे ऐसा एरिया कहाँ पर है भैया? ये तो नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है, ये बाईं तरफ है। तो प्यारे साथियों ये विकल्प नंबर 2 को देख लो। एज अ टीज एरिया जो है विकल्प नंबर 2 में हमें डार्क मिलेगा। देखो गौर से मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है, फिर से कैसे बताऊँ? देखो यहाँ पर ये हमारे 4 इस तरह से, डी नंबर को देखो,
डी नंबर को देखो तो ये मैंने 4 किए थे, तो भैया अगला यहाँ से तो ये छूट जाएगा, ये वाला तो छूट जाएगा चूंकि एक छूट रहा था। अगली बार में ये 2 डार्क हो जाएंगे, तो मैंने वही तो किया है, यहाँ पर डार्क, यहाँ पर डार्क, यहाँ पर डार्क, ये डार्क और ये डार्क, बस 5 ही बार तो डार्क करने थे। तो विकल्प नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का एकदम सटीक जवाब होगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए, क्वेश्चन नंबर 10, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए। बोला क्या है, बोला गया है साथियों कथन और निष्कर्ष। कह रहा है आर्थिक, कथन में क्या बोला है, आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। भैया अगर आप लोगों को आर्थिक विकास प्राप्त करना है तो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आर्थिक विकास का मतलब है पैसे से। और अगर प्यारे दोस्तों आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो मुख्य मकसद क्या होता है भैया, हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, अगर नौकरी लग जाएगी तो 30-40 हज़ार रुपये की सैलरी मिलेगी, जिससे हमारा परिवार जो है आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएगा। तो उसने कहा कि कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तो तैयारी क्या करनी पड़ेगी, कठिन करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो अगर आपको आर्थिक विकास प्राप्त करना है तो कठिन परिश्रम तो आवश्यक है, कथन में बोल दिया। अब निष्कर्ष में बोला है आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधा संबंध रखता है। हाँ बात बिल्कुल सही है। क्यों सीधा संबंध रखता है भैया, मैं कह रहा हूँ अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो नौकरी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम तो करना पड़ेगा, तभी तो नौकरी लगेगी और आर्थिक विकास से आप संबंधित हो पाएंगे। तो पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। भाई ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्यारे दोस्तों कथन में सीधा आर्थिक विकास और कठिन परिश्रम की बात कर रहा है, असंभव जैसे कोई शब्द की बात ही नहीं हुई है, और बात नहीं हुई तो यो वाला गलत हो गया। अब जब यो वाला गलत हो गया तो हमारा पहला वाला केवल तर्क निकलता है, ओनली केवल एक निकलता हो। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अंग्रेजी, लैटिन और मलयालम। प्यारे साथियों 3 शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें सही वेन आरेख बताना है। बताइए अंग्रेजी, लैटिन और मलयालम का क्या हो सकता है। भैया पहले गौर से देख लो, एक हमारा क्या है, एक प्यारे दोस्तों सर्कल आएगा जो इंग्लिश भाषा को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, अंग्रेजी को। अंग्रेजी को प्यारे दोस्तों रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इस बात को आप सभी दिलो दिमाग में बसा लेंगे। और दूसरा हमारे पास एक और आरेख आएगा प्यारे साथियों, एक और आरेख आएगा जो हमारा लैटिन भाषा को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा आरेख हमें फिर से लाना पड़ेगा जो कि मलयालम को रिप्रेजेंट करेगा। चूंकि ये तीनों की तीनों भाषाएं हैं, क्या है, तीनों की तीनों भाषाएं हैं और तीनों की तीनों अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो प्यारे साथियों इसका जो उत्तर होगा वो प्यारे दोस्तों कुछ इस तरीके से विकल्प नंबर डी आएगा। तीनों की तीनों अलग अलग भाषाएं हैं, इस बात को याद रखेंगे। तीनों के तीनों अलग अलग होने चाहिए। एक प्यारे दोस्तों हम इंग्लिश बना देंगे, एक लैटिन, एक मलयालम, ठीक है। तो प्यारे साथियों बात करते हैं आज की क्लास में, फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है। 11 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, जैसा कि प्रतिदिन हम आपके लिए 11 प्रश्न लाते हैं, हो चुके हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। यदि क्लास आप लोगों को पसंद आई है साथियों तो एक बार से प्लीज़ थोड़ा सा कष्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अभी तक नहीं किया है, बस इतना ही कह सकते हैं। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।